इनकम टैक्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें हम करेंगे कि टैक्स का मीनिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स कौन से हैं, और जो इनकम टैक्स लॉ है वो किन किन चीजों से बना है। सो इस तरह से हम कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स इज compulsory collection of money by the government for public welfare. This is the meaning of tax. जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो आप लोगों से, जनरल पब्लिक से कंपल्सरी कलेक्शन करती है। कंपल्सरी का मतलब क्या है? अनिवार्य, ऑप्शनल नहीं है, आपको पे करना ही करना है। अगर गवर्नमेंट किसी तरह का कोई टैक्स आपके ऊपर लगाती है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको पे करें या ना करें। इट बिकम्स ऑटोमेटिकली कंपल्सरी कि आपको वो अमाउंट सरकार को पे करना ही करना है। द कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक फॉर पब्लिक वेलफेयर। इस पैसे से, ये देखो, हियर इज द पब्लिक, ये देश की जनता है, एंड हियर इज द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो आपसे कंपल्सरी बेसिस पर कुछ मनी कलेक्ट करती है, और जब ये मनी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है तो गवर्नमेंट इस मनी को कहाँ पे यूटिलाइज करती है? आपके भले के लिए, आपके वेलफेयर के लिए। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। अब मैंने आपको बोला कि आपके भले के लिए यूज करती है। मान लीजिए एक साल में आपका जो टैक्स बना वो 10,000 रुपए बना, तो आपने सरकार को 10,000 रुपए जमा करवा दिए एज टैक्स। तो क्या आप सरकार को ये कह सकते हैं कि जी मैंने तो आपको 10,000 रुपए दिए हैं, बदले में लाओ मुझे 10,000 का वेलफेयर दो, बदले में मुझे 10,000 की सर्विस प्रोवाइड करो? क्या आप ऐसा कहेंगे सरकार को? नो। ये जो टैक्स आपने पे किया है गवर्नमेंट को, इसके बदले में गवर्नमेंट जनहित तो करेगी, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपने 10,000 का टैक्स जमा किया है तो आप सरकार से 10,000 का पब्लिक वेलफेयर की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। अब टैक्सेस हैं किस तरह के? देखिए, आपका 5th सेम है, आपके पास यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स हैं। एक है आपका इनकम टैक्स एंड अनदर वन इज द जीएसटी। तो यहाँ पर भी जो हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात कर रहे हैं, these taxes are of 2 types. First one is the direct tax and another one is the indirect tax. 2 तरह के टैक्सेस किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम और प्रॉफिट। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लागू किया जाता है? आपके इनकम या आपके मुनाफे के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लागू किया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लागू किया जाता है, जबकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम या फिर प्रॉफिट के ऊपर लागू किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स में आपको जो पैसा है टैक्स पेयर को, ये रहा टैक्स पेयर,
जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स की पेमेंट कर देता है, बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट के पास जाती है, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर है या फिर जिसको हम यहाँ पर एंड कंज्यूमर भी बोलते हैं, जो एंड कंज्यूमर है वो एक इंटरमीडियरी, एक बीच का पर्सन उसको टैक्स की पेमेंट करता है और ये इंटरमीडियरी फाइनली इसकी पेमेंट गवर्नमेंट को करता है। वो इंटरमीडियरी कौन हो सकता है? वो इंटरमीडियरी एक शॉपकीपर भी हो सकता है या फिर कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी गुड्स खरीदने के लिए मान लीजिए एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, एक दुकान पर जाते हैं, आप एंड कंज्यूमर हैं, आप गुड्स खरीदते हैं। जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आपने कभी अगर गुड्स का लेबल पढ़ा हो तो लेबल के ऊपर क्या लिखा होता है? लेबल के ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ₹100 ओनली, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कि इन 100 रुपए में सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। तो आप 100 रुपए उस दुकानदार को हैंड ओवर करके आ जाते हैं। इस 100 रुपए में मान लीजिए 90 रुपए गुड्स के हैं और 10 रुपए आपने जीएसटी के पे करे हैं। बेटा किसी की ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ कीजिए। शिवानी ऑडियो ऑफ कीजिए बेटा। 90 रुपीज आप गुड्स के पे करके आए, 10 रुपीज आप जीएसटी के पे करके आए और ये आपने 100 रुपीज यहाँ पर उस इंटरमीडियरी को, उस दुकानदार को हैंड ओवर कर दिए। ये 10 रुपीज आपने पे किसे करे? शॉपकीपर को। अल्टीमेटली शॉपकीपर इन 10 रुपीज को कहाँ पर पे कर देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्या यहाँ पे आप यानी कि एंड कंज्यूमर या फिर जो टैक्स पेयर है, क्या इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिश हुआ? नो। यहाँ पर आप टैक्स पे तो कर रहे हैं, जा भी आप ही की पॉकेट से रहा है, लेकिन पहुंचा कौन रहा है उस टैक्स को? आप नहीं पहुंचा रहे, आप एक इंटरमीडियरी के थ्रू गवर्नमेंट के अकाउंट में वो पैसा जमा करवा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें जो टैक्स का बर्डन है वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी शिफ्टेड। आप टैक्स पेयर हैं, आप अपना टैक्स आपको खुद ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप अपने टैक्स का जो बर्डन है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं डाल सकते। यहाँ पर देखिए, जो इंटरमीडियरी है ये 10 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा रहा है, लेकिन क्या 10 रुपए इस इंटरमीडियरी ने अपनी पॉकेट में से दिए हैं? नो। इसने ये 10 रुपए किससे कलेक्ट करे हैं? टैक्स पेयर से या फिर एंड कंज्यूमर से कलेक्ट करे हैं ना। सो यहाँ पर जो इंटरमीडियरी है वो अपना जो बर्डन है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर रहा है? वो एंड कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन है वो दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, डायरेक्ट टैक्स में वी हैव सम एग्जाम्पल्स लाइक इनकम टैक्स, जो कि इस टाइम आपका सब्जेक्ट है, या फिर गिफ्ट टैक्स, डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है। प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्टली जमा करवाना है सरकार को। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें, वी हैव जीएसटी, जो कि आपका फिर से 5th सेम का एक दूसरा सब्जेक्ट है। सो आपके पास अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है।
और जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। सो आपने ये दोनों सब्जेक्ट्स अभी आपके 5th सेम में पढ़ने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास कंट्रोलिंग बोर्ड है वो है सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो हमारे पास जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है दैट इज सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ indirect taxes and customs. Central Board of Indirect Taxes and Customs. So this is the main difference between a direct tax and an indirect tax. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। So अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड को हम सेव कर लेते हैं। चलिए जी, अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ किन किन चीजों से बना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा इनकम टैक्स लॉ बना है। सबसे पहले हमारा आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट हमारा बना था 1961 में। विच ईयर? 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हमारा जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है वो फंक्शन करता है। इनकम टैक्स एक्ट में लाइक अदर एक्ट्स जैसे बाकी एक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव होते रहते हैं जिनको कि हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट में भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं। और ये अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं? अमेंडमेंट्स आर मेड these amendments are made by finance bill. Every year जो हमारी कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट प्रेजेंट करता है, फाइनेंस बिल और बजट प्रेजेंट करता है। इस फाइनेंस बिल के थ्रू हर साल हमारे इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस करे जाते हैं। ये फाइनेंस बिल हर साल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, राज्यसभा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। और जब पार्लियामेंट से पास होने के बाद इसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स हो जाते हैं। सो फाइनली इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट। Another component of income tax law is income tax rules. अब देखिए ये जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए जाने हैं। ये नियम कौन बनाएगा? ये नियम बनाएगा, ये नियम फ्रेम कौन करता है? फ्रेम्ड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन प्रोविजंस को पूरा करने के लिए कुछ नियम बनाएगा। ये नियम भी हमारे इनकम टैक्स लॉ का अटूट अंग है। Another component here is फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के टाइम पे ही बता चुकी हूँ कि सबसे पहले
फाइनेंस बिल एवरी ईयर प्रेजेंट किया जाता है, और ये फाइनेंस बिल कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इस फाइनेंस बिल के ऊपर जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स हो जाते हैं, दिस फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट। इस फाइनेंस एक्ट का फायदा क्या है? इस फाइनेंस एक्ट में रेट्स ऑफ इनकम टैक्स गिवन होते हैं बेटा, रेट्स ऑफ टैक्स गिवन होते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, सब बताऊंगी आपको। अभी के लिए आप यही समझिए कि फाइनेंस एक्ट में रेट्स ऑफ टैक्स गिवन होंगे कि कितनी इनकम के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस एक्ट उठाना पड़ेगा, वहां से आपको ये टैक्स रेट्स मिलेंगे। Another component is notifications। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सीबीडीटी, ये लोग क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम ना नोटिफिकेशंस निकालते रहते हैं, ताकि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं और जो एसएससीज हैं उनको प्रोसीजर्स का पता चलता रहे कि कौन सा काम कैसे करना है। इसलिए नोटिफिकेशंस रिलीज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीबीडीटी। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इसलिए निकाले जाते हैं ताकि अगर किसी भी एसएससी को, एसएससी कौन है? आप, मैं, जिन्होंने टैक्स पे करना है, देश की जनता, वो एसएससी है। ताकि एसएससी या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, उन डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए ये सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस निकाले जाते हैं। एंड लास्ट कंपोनेंट इन इनकम टैक्स लॉ इज जुडिशियल डिसीजंस। हमारी कंट्री की जो एपेक्स कोर्ट है, विच इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ केसेस में डिसीजंस सुनाती है, उन केसेस के डिसीजंस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया बाध्य रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग होते हैं। ऐसे जुडिशियल डिसीजंस भी इनकम टैक्स लॉ का एक पार्ट है। सो दीज आर द components of income tax law.